हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आप सभी लोगों की जो पढ़ाई है वो भी बहुत ही जोरों शोरों से चल रही होगी। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था। उसमें सबसे पहले हम लोगों ने फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है ना मास परसेंटेज के बारे में डिस्कस किया था। किसके बारे में डिस्कस किया था? मास परसेंटेज के बारे में डिस्कस किया था कि मास परसेंटेज क्या होता है, उसकी फॉर्मूला क्या होती है। एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर अगर दो कंपोनेंट है तो उसका इंडिविजुअल है ना मास परसेंटेज कैसे निकाला जाता है उसके बारे में डिस्कस किया था थोड़ा बहुत। ठीक है। कल मैंने एक चीज़ यहाँ पे स्किप करवाई थी, वो होता है कि मास परसेंटेज का बेसिकली डेफिनेशन क्या होता है। आप लोगों को बेसिकली पता चल जाएगा क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया है। इससे आप डेफिनेशन खुद से बना सकते हो, है ना, अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने वाला है इसी मास परसेंटेज की डेफिनेशन से। उसके बाद हम थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स करेंगे इससे रिलेटेड, क्योंकि कॉन्सेप्ट जानना जरूरी नहीं होता, उसको रियल लाइफ में इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल्स है ना, न्यूमेरिकल पे अप्लाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप सीखे हुए कंसेप्ट को न्यूमेरिकल के ऊपर है ना अप्लाई करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा, है ना। इससे आप लोगों को वीक पॉइंट का पता चलेगा और आपकी कंसेप्ट भी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है। और इसका आप अगर आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे तो आप जो कंसेप्ट पढ़ोगे उसका रिवीजन भी अच्छी तरह से हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले आज के लेक्चर में हम लोग इसी मास परसेंटेज की डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो हमारा होगा आज के लेक्चर का वो क्या होता है? डेफिनेशन। क्योंकि ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है, इसलिए मैं लिखवा देता हूँ। डेफिनेशन ऑफ मास परसेंटेज। क्या? डेफिनेशन ऑफ मास परसेंटेज। ठीक है। डेफिनेशन ऑफ मास परसेंटेज। तो क्या होता है कि मास परसेंटेज का डेफिनेशन क्या होता है? देखो देखो मास परसेंटेज का डेफिनेशन क्या होता है कि द मास परसेंटेज मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट है ना इन ए गिवन सॉल्यूशन is the amount of mass of the component है ना of the component in 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है। हमने कल डिस्कस किया था कि टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना होना चाहिए? 100 है ना, 100 ग्राम होना चाहिए। तो बेसिकली कल हमने एक एग्जांपल के बारे में डिस्कस किया था, 10% ग्लूकोज इन वाटर। इसी एग्जांपल को लेके समझते हैं, है ना, इसी एग्जांपल को लेके समझते हैं। फॉर एग्जांपल 10% ग्लूकोज इन वाटर, है ना, 10% ग्लूकोज इन वाटर, यानी कि 10% का मतलब ग्लूकोज। तो कल हमने जैसे पढ़ा था ग्लूकोज, जब आप 10% जनरली ग्लूकोज को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे सो इट विल गिव राइज ए ग्लूकोज सोल्यूशन, है ना, ग्लूकोज सोल्यूशन। तो जहाँ पे दो कंपोनेंट होगा, क्योंकि दो कंपोनेंट है यानी कि ये ग्लूकोज सोल्यूशन के इज नथिंग बट इट इज़ अ बाइनरी सोल्यूशन, है ना, बाइनरी। ये क्या है? एक बाइनरी सॉल्यूशन है। जहाँ पे ग्लूकोज क्या होता है? आपका सॉल्यूट होता है, क्योंकि कम परसेंटेज में या कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। और वाटर ये क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पे 10% ग्लूकोज इन वाटर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे सॉल्यूट का परसेंटेज कितना है? 10%। और टोटल ग्लूकोज सॉल्यूशन का जो अमाउंट होगा वो कितना होगा? 100% होगा। तो 10% अगर सोल्यूट है 100% में तो सॉल्वेंट का अमाउंट कितना हो जाएगा? 90%। और इन दोनों को जोड़ दोगे सो इट विल गिव ए 100% सोल्यूशन। और इसको मास परसेंटेज के फॉर्म में हम अगर एक्सप्रेस करें तो वो क्या होगा कि 10% का मतलब क्या होगा? 10 ग्राम क्या? 10 ग्राम ग्लूकोज dissolved in
90 ग्राम ऑफ वाटर, है ना, 90 ग्राम ऑफ वाटर रिजल्टिंग इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, है ना, 100 ग्राम सोल्यूशन। हमारा जो ओवरऑल सोल्यूशन मिलना चाहिए वो कितना होना चाहिए, यहाँ पे 100 ग्राम होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। यानी कि आप ये कह सकते हो, तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल से आपका डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा कि मास परसेंटेज एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का क्या होता है, मास परसेंटेज ऑफ द कंपोनेंट इन ए गिवन सॉल्यूशन। गिवन सॉल्यूशन में क्या होता है, इज द अमाउंट ऑफ मास ऑफ द कंपोनेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का कितना अमाउंट प्रेजेंट है उसी को क्या कहते हैं, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट की मास परसेंटेज कहा जाता है ना। मास परसेंटेज क्या होता है कि एक, यानी कि आप इस एग्जांपल से ये बोल सकते हो कि हमारे 100 ग्राम ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन में कितना, अगर आप यहाँ पे बोले कि ग्लूकोज का मास परसेंटेज कितना है इस ग्लूकोज सॉल्यूशन में, तो आप बोलोगे कि 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ml ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, वही उस पर्टिकुलर ग्लूकोज सॉल्यूशन में ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज हो जाएगा। बेसिकली मीनिंग ये है, यानी कि एक पर्टिकुलर बाइनरी सॉल्यूशन में हर एक कंपोनेंट, है ना, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में कितना वो कंपोनेंट प्रेजेंट है वही क्या होता है, उस पर्टिकुलर कंपोनेंट की मास परसेंटेज होता है ना, मास परसेंटेज होता है। और परसेंटेज क्योंकि यहाँ पे एक परसेंटेज लिखा हुआ है तो वहाँ पे जब आप फॉर्मूला लिखोगे तो वहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना होता है ना। लेकिन फिजिकल मीनिंग क्या होता है कि इट इज़ द अमाउंट ऑफ मास ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन द 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन यानी कि 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन में सोल्यूट जो कि एक कंपोनेंट है, सॉल्वेंट वो भी एक कंपोनेंट है। इस सोल्यूट या सॉल्वेंट यानी कि हर एक कंपोनेंट का मास 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कितने अमाउंट में प्रेजेंट है उसी को क्या कहते हैं, उस हर एक कंपोनेंट की मास परसेंटेज कहते हैं। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया, ठीक है। चलो इससे रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। किसको डिस्कस करते हैं, एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला एक एग्जाम्पल लिखो, है ना, सबसे पहला एक एग्जाम्पल लिखो, अरे सॉरी, सबसे पहले एक एग्जाम्पल लिखो आप लोग, ठीक है। सबसे पहले एग्जाम्पल लिखो, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है, ठीक है, लेकिन इजी है, मॉडरेट लेवल का है, इसीलिए मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। पहला एग्जाम्पल क्या है कि इफ 11 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड 11 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड आर डिजॉल्व्ड, ठीक है, 11 ग्राम ऑफ ऑक्जेलिक एसिड आर डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ सोल्यूशन जिस मैं सोल्यूशन को शॉर्ट फॉर्म पे लिख रहा हूँ, जहाँ पे ये इस सोल्यूशन की डेंसिटी दिया हुआ है कितना, 1.1 ग्राम, ठीक है, डेंसिटी क्या दिया, ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इन द सोल्यूशन, व्हाट इज द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इन द सोल्यूशन। तो क्या दिया हुआ है कि आप लोगों को ये ऑक्जेलिक एसिड क्या होता है, ये क्या होगा, ऑक्जेलिक एसिड सॉलिड स्टेट में रहता है, ये सॉलिड स्टेट में रहता है, तो क्योंकि ये कम अमाउंट में है तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सोल्यूट हो जाएगा, है ना, ठीक है। और यहाँ पे 500 ml ऑफ सॉल्यूशन लिखा हुआ है जिसकी डेंसिटी गिवन है। अब ये क्या सॉल्यूशन है आपको पता नहीं है ना, लेकिन तो ये सॉल्यूशन जो है यही क्या हो जाएगा आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है ना। मैंने बताया था कि ये ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले कैसे क्वेश्चन को सबसे पहले बेसिक, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखो एक आंसर क्वेश्चन के जब आप आंसर करोगे तो उसको अटेम्प्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले ये सीखो। तो सबसे पहले देखो हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट को
आइडेंटिफाई करना होगा सबसे पहले, क्योंकि देखो यहाँ पे हमें बोला था कि सोल्यूट क्या होता है जो कि कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे देखो, तो ये ऑक्जेलिक एसिड जो है ना, ये जो ऑक्जेलिक एसिड है ये क्या हो जाएगा, ऑक्जेलिक एसिड है ये क्या हो जाएगा, ये आपका सोल्यूट हो जाएगा, ठीक है, जो कि कितना दिया हुआ है 11 ग्राम दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, थोड़ा सा इसको लिखो, ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम लिख सकते हैं वेट, या वेट तो नहीं कहेंगे, इसको मास कहेंगे, ठीक है। तो क्या कहेंगे, इतना दूर जगह हमें चाहिए नहीं। तो मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड कितना दिया हुआ है 11 ग्राम। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ गिवन सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ द गिवन सॉल्यूशन कितना 500 ml है ना, 500 मिलीलीटर। लेकिन हमारा जो फॉर्मूला है, हमें मास परसेंटेज किसका निकलना होता है, निकलने को बोला है ऑक्जेलिक एसिड का। तो देखो अब यहाँ पे देखो, तो देयरफॉर मास परसेंटेज है ना, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड क्या हो जाएगा, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्जेलिक एसिड क्या हो जाएगा, मास ऑफ द ऑक्जेलिक एसिड इन द सॉल्यूशन, हमने जैसे पढ़ा था कल के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, मास ऑफ द ऑक्जेलिक एसिड इन द सॉल्यूशन, मास ऑफ द ऑक्जेलिक एसिड इन द सॉल्यूशन डिवाइड बाय टोटल मास, डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। अभी देखो मास ऑफ द ऑक्जेलिक एसिड तो आपको गिवन है, मास ऑफ द ऑक्जेलिक एसिड तो आपको गिवन है कितना 11, ठीक है। लेकिन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ द गिवन सॉल्यूशन है ना, और मास ऑफ द ऑक्जेलिक एसिड। तो लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि यहाँ पे सॉल्यूशन का मास, टोटल सॉल्यूशन का अगर मास निकलने जाओ तो मास ऑफ द ऑक्जेलिक एसिड और मास ऑफ द क्या हो जाएगा, मास ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पे मास तो नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है सॉल्यूशन का। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है कि उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है वो दिया हुआ है। तो हमें एक फॉर्मूला पता है, हमें एक फॉर्मूला पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, है कि नहीं, मास बाय वॉल्यूम। तो हमें वॉल्यूम दिया हुआ है और हमें डेंसिटी दिया हुआ है, तो क्या हम मास ऑफ द सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ पे मास ऑफ द सॉल्यूशन है ना, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख लें, मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, ठीक है। मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 500 मिलीलीटर इनटू डेंसिटी कितना दिया हुआ है आपका, है ना, डेंसिटी कितना दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है 1.1 ग्राम पर मिलीलीटर। ये पर मिलीलीटर ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो आपका, ठीक है। तो इसको थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूँ, इसको थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि ठीक है। अभी देखो तो क्या हो जाएगा, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे, इसकी वैल्यू कितना आएगा, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, रुको मैं कैलकुलेटर इस्तेमाल करता हूँ। तो 500 इंटू 1.1 तो क्या आएगा 5.5 है ना, सॉरी 5.5 नहीं, क्या आएगा, इसका तो टोटल मास आएगा 550 ग्राम है ना, 550 ग्राम, इसका टोटल मास क्या आएगा 550 ग्राम, ठीक है। तो ये क्या होता है, दिस इज द नथिंग बट दिस इज द मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्यूशन हमारा कितना निकल के आया 550 ग्राम। तो टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, मास ऑफ द ऑक्जेलिक एसिड 11 प्लस टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन हो जाएगा मास ऑफ द ऑक्जेलिक एसिड प्लस मास ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। तो 550 इंटू 100, ठीक है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, इसको अगर कैलकुलेट करोगे देखो, इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो थोड़ा कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं। तो ऊपर 11 और नीचे क्या आएगा 550 प्लस 11, ठीक है। तो 561 आ जाएगा इंटू 100।
तो इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो 11 डिवाइडेड बाई 561 ऑलमोस्ट कितना आएगा 0.0196 इंटू 100, तो क्या आ जाएगा 1.96%, है ना। तो इसका मास परसेंटेज क्या आ जाएगा, मास परसेंटेज आएगा 1.96%, ठीक है 1.96%, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि ऑलमोस्ट कितना आएगा 2%, ऑलमोस्ट क्या है 2%। देयरफॉर मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड है ना, देयरफॉर मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऑलमोस्ट कितना होगा, ऑलमोस्ट, है ना, ऑलमोस्ट कितना होगा, ये अगर हम इसको राउंड फिगर करेंगे तो ऑलमोस्ट 2%, है ना, ऑलमोस्ट क्या आएगा 2%, ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू 2%, ठीक है। इतना समझ में आ गया, कैसे किया समझ में आ गया। यहाँ पे डायरेक्टली मैंने आप लोगों को कल बोला था कि अगर हमें, क्योंकि ग्राम के फॉर्मेट में मास परसेंटेज हमें ग्राम के फॉर्मेट में निकलना होता है, तो अगर दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वेट या तो क्वेश्चन में डायरेक्ट ग्राम के फॉर्मेट में दिया होगा, या अगर ग्राम के फॉर्मेट में नहीं दिया हो या ml के फॉर्मेट में दिया हो, तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जैसे इस केस में डेंसिटी दिया हुआ था, जिससे आप इजीली, है ना, उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट की जो आपकी क्या होती है मास होती है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो अगर डायरेक्टली ग्राम के फॉर्मेट में नहीं गिवन होगा तो एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गिवन होगा, जिससे आप इजीली उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट की जो मास है ना, वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि हमने इस एग्जांपल में डिस्कस किया। ये एग्जांपल बहुत ही अच्छा एग्जांपल है जो कि हमने डिस्कस किया था। उसके बाद नेक्स्ट एक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे जो कि आपके इंडेक्स में दिया हुआ है ना, इंडेक्स कहाँ दिया हुआ है, दिस इज गिवन इन योर इंडेक्स, है ना, इंडेक्स। तो इंडेक्स क्वेश्चन 2.1, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, ठीक है, C6H6 mass percentage of benzene and carbon tetrachloride यानी कि CCl4 if 22 gram of benzene is dissolved in 122 gram of carbon tetrachloride, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमें दोनों कंपोनेंट का, यहाँ पे बेंजीन क्या है, यहाँ पे बेंजीन सोल्यूट होगा, ठीक है। तो देखो इसका आंसर देखो, इसको कैसे करते हैं, इसका आंसर देखो, बहुत ही इजी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे बेंजीन की अगर हम बात करें, है ना, बेंजीन की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, क्योंकि कम अमाउंट में प्रेजेंट है, दोनों को कंपेयर करो तो बेंजीन कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सोल्यूट हो जाएगा, ठीक है, सोल्यूट हो जाएगा। और यहाँ पे डायरेक्टली लिखते हैं कि मास ऑफ बेंजीन कितना गिवन है, मास ऑफ बेंजीन कितना गिवन है 22 ग्राम, ठीक है। उसके बाद मास ऑफ CCl4 यानी कि डायरेक्ट लिखते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये क्या हो जाएगा आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, ये सॉल्वेंट हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, कितना है 122 ग्राम, ठीक है 122 ग्राम। अब सोल्यूट और सॉल्वेंट गिवन है, आप क्या बोला है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन भी बोला है और कार्बन टेट्राक्लोराइड भी बोला है। तो सबसे पहले मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन निकालेंगे, तो सबसे पहले देयरफॉर मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन C6H6 डायरेक्टली फॉर्मूला लिखते हैं। तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, हम बार बार लिखेंगे तो ताकि आप लोगों को याद हो जाए, मास ऑफ द मास, ठीक है, मास ऑफ द बेंजीन इन द सॉल्यूशन
in the solution divided by total mass of the solution into 100। तो मास ऑफ द बेंजीन हमें कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 22 ग्राम है ना, यूनिट बेसिकली नहीं लिखते हैं, बाद में लिखा जाएगा। 22 दिया हुआ है और टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन यानी कि मास ऑफ द बेंजीन प्लस मास ऑफ द कार्बन टेट्राक्लोराइड 122 इंटू 100। तो इसको जो आप कैलकुलेट करोगे क्या आएगा 22 डिवाइड बाई 144 इंटू 100। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितना आएगी 22 डिवाइडेड बाय 144 है ना, क्या आएगा 0.152777 इंटू 100 मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो इसको जब आप राउंड फिगर करोगे तो 15.28% आएगा। ठीक है, क्या आएगा 15.28। ठीक है, देयरफॉर द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन है ना, बेंजीन उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होगा C6H6 क्या होगा ऑलमोस्ट 15.28%। ठीक है, ये नॉर्मल कैलकुलेशन है। ठीक उसी तरह हमें मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड भी निकालना है। ठीक है, तो देयरफॉर अगेन मास परसेंटेज ऑफ CCl4 है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले हमें लिखना होगा कि मास ऑफ CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड इन द सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे हर एक कंपोनेंट का जैसे निकलता फॉर्मूला मैंने लिख दिया, आप लोग पढ़ लेना है ना। तो डायरेक्ट लिखेंगे डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 100। मास ऑफ द कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना है 122 ऑल ब्रो 122। मास ऑफ द कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना 122 डिवाइड बाय टोटल मास 22 प्लस मास ऑफ द बेंजीन डिवाइड इन प्लस मास ऑफ द कार्बन टेट्राक्लोराइड इंटू 100। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 122 डिवाइड बाय 144 इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो इसको तो जब आप लोग सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 85 है ना, 85 नहीं, कितना आएगा 84.72% आएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मास परसेंटेज, देयरफॉर क्या आ जाएगा मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी कि CCl4 आपका क्या आ जाएगा 84.72। ठीक है, कैसे किया जाता है आप लोगों को पता है ना, आप लोगों को समझ में आ गया कि एक पर्टिकुलर एग्जांपल को है ना क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को यहाँ तक इजीली समझ में आ गया होगा। ये जो PDF नोट्स है इसको मैं शेयर कर दूंगा। आज हम लोग यहाँ पे ही एंड करेंगे। कल हम लोग जो नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है यानी कि क्या वॉल्यूम परसेंटेज है ना, परसेंटेज के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। उसको भी सबसे पहले डिटेल में समझेंगे, उसका भी हम लोग न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये नोट्स मैं अभी सेंड कर दे रहा हूँ टेलीग्राम चैनल पे, आप जाओ फ्रीली डाउनलोड करो और इसको ठीक है इसको रिवाइज करो, अपना नोट्स बना के रिवाइज करो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।